प्लस अगेन अ डिफरेंट प्रोग्राम, क्योंकि हमने लास्ट 2 क्लासेस में एक मैसेज को प्रिंट कराना सीखा था। आज हम एक नया प्रोग्राम करेंगे। उस प्रोग्राम के अंदर हम इन्हीं 2 वैल्यूज़ को सम करना सीखेंगे। गाइज़, अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना है, अपने प्रोग्राम्स को और एनहांस करना है। तो 2 नंबर्स को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, आज हम एक ये प्रोग्राम देख रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ और नई चीज़ों को जानना होगा। पहले प्रोग्राम देखते हैं, फिर उसके अंदर मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगी कि वो चीज़ क्यों काम में ली गई है और उससे क्या बेनिफिट है, और आगे जब आप कोई प्रोग्राम बनाओगे तो उसको कैसे काम में लोगे। तो इस चीज़ के लिए अपना सबसे पहले प्रोग्राम है, प्रश्न ये है कि हमें C++ के अंदर एक प्रोग्राम बनाना है जिनमें हमें किन्हीं 2 वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो क्वेश्चन आप यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, राइट अ C++ प्रोग्राम एंड कैलकुलेट एनी एडिशन ऑफ एनी 2 नंबर्स। किन्हीं भी 2 नंबर का सम हमें डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमने ये प्रोग्राम लिखा है। सबसे पहले हमने कमेंट लाइन एंट्री, जो मैंने आप लोगों को कल सिखाया था, ये क्या है, फर्स्ट जो लाइन है वो ये बताता है कि हमने ये प्रोग्राम क्यों लिखा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कमेंट, सिंगल कमेंट लाइन एंट्री, क्योंकि ये एक लाइन में ही है। ठीक है ना। तो इसमें लिखा हमने C++ प्रोग्राम फॉर ऐड 2 नंबर्स। इसको पढ़ते ही समझ में आ रहा है ना कि ये एक C++ लैंग्वेज का प्रोग्राम है और इसमें किन्हीं भी 2 वैल्यूज़ को हम सम करेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ते ही समझ में आ गया, ये इसका फ़ायदा है, कमेंट का यही फ़ायदा होता है। अब हमने क्या किया, हैश इंक्लूड iostream.h। क्या है ये iostream.h? यस, इट इज़ अ हेडर फाइल। कल बताई थी मैंने ये बात। इसी तरीके से दूसरी एक और हेडर फाइल है conio.h। ठीक है, ऐसे ही यदि हम बड़े बड़े कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाएं या कोई और साइंटिफिक प्रोग्राम्स बनाएं तो हमें बहुत सारे फंक्शंस काम में लेने पड़ते हैं। उनके लिए हमें बहुत सारी हेडर फाइल्स यहाँ जोड़नी पड़ती हैं, जिनके बारे में अपन आगे और पढ़ाई करेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर यदि हमें मैथमेटिकल फंक्शंस को ऐड करना है अपने प्रोग्राम में, जैसे प्लस एक सिंबल है, ठीक है, ये एक ऑपरेटर है। इसी प्रकार और भी ऑपरेटर यदि हमें काम में लेने हैं तो हम math.h करके हेडर फाइल भी जोड़ते हैं। अभी क्योंकि एक छोटा सा प्रोग्राम है इसीलिए उसमें ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे प्रोग्राम करेंगे उसके अंदर हम इनको जोड़ेंगे। अब हमारे पास हैश इंक्लूड, ये मैंने बताया था कि ये क्या है, प्री प्रोसेसर, यानी कि हमारे प्रोग्राम को इस हेडर फाइल से ऐड करने के लिए हमें जोड़ने के लिए जो प्रोसेस शुरू करना पड़ता है, यानी कि ये कहलाता है प्री प्रोसेसर, वो कहलाया हैश इंक्लूड। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। उसके बाद हमने शुरू करा मेन फंक्शन। क्या शुरू करा, मेन फंक्शन। उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ दिया वॉइड। वॉइड इज़ अ डेटा टाइप। ठीक है, डेटा का प्रकार बताता है। अभी बस आप इतना समझ लो, और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये खाली होता है। जैसे कल मैंने बताया था, इंटीजर में न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होती है, कैर के अंदर सिंपल कैरेक्टर वैल्यू स्टोर होती है, स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स स्टोर होते हैं। इसी तरीके से वॉइड जो है वो एक ब्लैंक डेटा टाइप है, जिसको हम और बाद में समझेंगे। ठीक है, अब हमने एक ये मेन फंक्शन बनाया। इसके अंदर सबसे पहला स्टेटमेंट कर्ली ब्रेसेस के थ्रू फंक्शन स्टार्ट कर लिया। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने दिया क्लियर स्क्रीन, यानी कि आपकी स्क्रीन पर यदि पहले से कोई भी कंटेंट लिखा है तो वो उसको रिमूव कर देगा। अब हमने यहाँ देखो क्या किया, इंट a, b, c, सेमीकोलन। क्या है ये,
ए, बी और सी, तीन क्या है? दीज थ्री वेरिएबल, दीज आर वेरिएबल्स। क्या है? ये तीन वेरिएबल्स हैं, ए, बी, सी। अब ये कैसे वेरिएबल है? ये सारे इंटीजर वेरिएबल हैं, यानी कि इन वेरिएबल्स के अंदर हम कैसी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया भी है कर कर। ए के अंदर हमने क्या डाल दिया? 10। 10 कैसी वैल्यू है? एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। तो ये इस बात को बता रहा है इंटीजर कि ए, बी, सी तीन वेरिएबल हैं जिनके अंदर हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब हमने क्या किया? अब मैं इसको मिटा देती हूँ ना आपको। ठीक है, तो ये तीन वेरिएबल हो गए, ए, बी, सी। कैसे हैं? इंटीजर टाइप के। ए नाम के वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू डाली है 10। अभी हम यहाँ पर वैल्यू प्रोग्राम में साथ की साथ डाल रहे हैं। धीरे धीरे आप लोगों को इस तरीके के प्रोग्राम भी बताएंगे जिसमें रन टाइम में यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ डाल सके। ठीक है, तो अभी हमने वैल्यू खुद ने डाल दी है। क्या डाल दी? ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20। अलग अलग वैल्यू है, दोनों क्या हैं? वेरिएबल हैं। वेरिएबल को यदि मैं डेफिनेशन के आधार पे समझाऊं, वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ स्पेस वेयर वी कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा। वेरिएबल एक प्रकार की खाली जगह है, एक स्पेस है जिसमें हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को डाल सकते हैं। तो जैसे कि ये खाली ए नाम का ही खाली स्पेस बन गया, इसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी 10। ठीक है, दूसरा बी नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने डाल दी 20। अब हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों वेरिएबल को सम कर देते हैं। तो हमने एक ऑपरेटर काम में लिया, प्लस ऑपरेटर। ठीक है, तो ए प्लस बी दोनों की वैल्यू सम होकर किस में चली जाएगी? सी के अंदर। किस में आ जाएगी? सी के अंदर आ जाएगी। और फिर हमने सी आउट एक ऑब्जेक्ट है iostream.h हेडर फाइल का, और इसके आधार पर ग्रेटर देन दीज आर द ऑपरेटर, डबल कोट्स के अंदर हमने मैसेज दिया सम इज़। ये एक मैसेज है जो अपने बस एज इट इज़ डिस्प्ले होता है। इसका कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमने इसको किस में दिया है? डबल कोट्स में। तो डबल कोट्स में जब हम जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं वो एज अ मैसेज प्रिंट हो जाता है। किसकी मदद से? सी आउट ऑपरेटर की मदद से। तो सम इज़, अब हमें सी की वैल्यू प्रिंट करानी है यहाँ पर। ठीक है, तो हम वापस से ये ऑपरेटर काम में लेंगे और सी की को लिख देंगे, यानी कि ऑपरेटर वो जो हमारा वेरिएबल है उसे हम यूज़ कर लेंगे, और हमने सेमीकोलन लगा लिया। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है गेट सी एच। ठीक, ये हमारे प्रोग्राम को हैंडल करने का काम करता है। एक तरीके से कैरेज रिटर्न है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को और अच्छे से बाद में बताऊंगी। अभी इतना समझ लीजिए कि ये हमारे प्रोग्राम की स्क्रीन को हैंडल करने का काम कर रहा है। ठीक है, और हमारा यहाँ प्रोग्राम मेन फंक्शन हमारा यहाँ फिनिश हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? प्रोग्राम को सेव करेंगे। किस नाम से सेव करेंगे? क्योंकि ये अपना एक फर्स्ट प्रोग्राम है, ठीक है, कैलकुलेशन वाला ऐसा पहला प्रोग्राम है, तो मैंने इसका नाम दे दिया फर्स्ट। यहाँ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम फर्स्ट नाम में केस सेंसिटिव रहेगा ये। ठीक है, तो एफ कैपिटल फर्स्ट डॉट CPP। फाइन। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे टर्बो सी सॉफ्टवेयर पर। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं,
तो कुछ सिंथेटिकल एरर्स यानी कि प्रोग्राम को लिखने में यदि हमने कोई गलती कर दी है तो वो आ जाती है। तो लिस्ट ऑफ सिंथेटिकल एरर्स आ सकती हैं, आपको घबराना नहीं है। उन एरर्स पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे हम उस पर्टिकुलर लाइन पर अपने आप पहुंच जाएंगे। वहाँ लाइन नंबर भी शो करता है और जैसे ही हम उस पर्टिकुलर लाइन पर पहुंचेंगे वो हम वहाँ पर जाकर अपनी गलती को सुधार कर सेव करेंगे, प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करेंगे। जब सारी सिंथेटिकल एरर्स दूर हो जाती हैं तो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं हमारे पास ये स्क्रीन आ जाती है। आउटपुट हमारा क्या आ जाता है? सम इज़ 30। ठीक है, तो इस प्रकार का हमारा ये आउटपुट बनता है। तो बच्चों, हमने इस प्रोग्राम के अंदर किन्हीं भी दो नंबर्स को सम करना सीखा है। इसी तरीके से C++ में और भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम बनाते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर को बनाना है, हमें डेटास को स्टोर करना है और फिर हम उसे रिट्राइव करते हैं। फंक्शंस की मदद से हम किस तरीके से काम करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट हम C++ में सीखेंगे। तो आपको मैंने एक जर्नल C++ का प्रोग्राम यहाँ पर समझाया है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, आप लोग एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। उस क्वेश्चन को आप लोग अपने हाथ से करेंगे। आउटपुट आप लोगों के सामने है, उसी के सिमिलर आपको उसी से मिलता हुआ मैं आपको एक प्रश्न दे रही हूँ। उसको आप खुद अपने हाथों से करोगे तो आपको कोडिंग करने में धीरे धीरे इजी फील होएगा और यही कोडिंग आपको आगे बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने में मदद करेगी। तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, राइट अ C++ प्रोग्राम एंड कैलकुलेट दिस एडिशन ऑफ एनी 3 नंबर। किन्हीं भी 3 नंबर का हमें सम करना है। तो गाइस, अपन ने ये बात समझी कि C++ में प्रोग्राम कैसे बनते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा टॉपिक और समझाने वाली हूँ कि C++ इस प्रकार के प्रोग्राम तो बनाता ही है, साथ में एक और कॉन्सेप्ट भी समझाता है, वो है उप्स। आज हम इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ओके गाइस, अभी मैंने आप लोगों से ये बात करी थी कि अपन ने जो C++ के प्रोग्राम बनाए हैं इसी में ही आगे और क्या चीज़ जुड़ती है। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है C++ के साथ उप्स का। उप्स इज़ अ बिगेस्ट टॉपिक। क्योंकि आज के एनवायरनमेंट में जितने भी सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आ रहे हैं वो सब उप्स बेस्ड कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। उप्स के आधार पर जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं वो यूज़र को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, उसमें इजी टू अमेंडमेंट रहता है और यदि हमें कुछ भी जोड़ना, उसमें हटाना, कुछ भी करना है तो आसानी से यूज़र कर सकता है, डेवलपर बना सकता है। इसको समझने के लिए इसमें 4 टॉपिक हैं। पहले हमें इन कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। ठीक है, तो उप्स की यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो उप्स इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर हर काम एक ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। इस बात को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी मान लीजिए आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई करने के लिए आप क्या क्या चीज़ों को कलेक्ट करोगे? ठीक है, आप क्या करोगे, बुक्स को अरेंज करोगे, अपनी कॉपी। मान लीजिए आपको मैथ्स करना है तो आप पेन, पेपर, ये सब अपने पास कलेक्ट करेंगे। देन यू हैव टू स्टार्ट एंड डू योर स्टडीज़ फॉर मैथ्स। ऐसा ही करोगे। तो ये पेन, कॉपी, पेपर, बुक्स, ये सारे अरेंजमेंट्स जो हैं आपने क्यों किए? डेफिनेटली दीज आर द ऑब्जेक्ट्स जिनकी मदद से हम जो काम करना चाहते हैं वो हम करेंगे। यदि आपके पास बुक नहीं होगी, पेन नहीं होगा, पेपर नहीं होगा
और सवाल नहीं होंगे मैथ्स के तो आप क्या करोगे? डेफिनेटली कुछ नहीं कर पाओगे। तो यही चीज़ें आपका कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए एक तरीके से ऑब्जेक्ट्स हैं, है या नहीं है? बिल्कुल। सो दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स। उसी तरीके से जब हम C++ के अंदर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें काम में लेनी होती है, बहुत सारे काम करने होते हैं, तो उनके लिए भी हमें सर्टेन ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। वो ऑब्जेक्ट कौन बनाता है? हम खुद बनाते हैं, ठीक है। क्लास होती है, क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट्स के आधार पर जब हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। आई रिपीट, जब कोई भी प्रोग्राम हम ऑब्जेक्ट्स के आधार पर बनाते हैं, अभी बनाएंगे कैसे क्लास डिफाइन करेंगे, सब अभी आगे आएगा। अभी बस इतना समझो कि ऑब्जेक्ट के आधार पर जब हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है, ठीक है। अब इसमें 4 पॉइंट्स हमारे पास आते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है एब्स्ट्रैक्शन। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है इसमें, इट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। दूसरा एनकैप्सुलेशन, तीसरा पॉलीमॉर्फिज्म और चौथा है इनहेरिटेंस। ये 4 कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इनको समझना, एक बार यदि हमने इनको समझ लिया तो हम इनको हमेशा आसानी से काम में ले लेंगे। इन 4 कॉन्सेप्ट्स के आधार पर ही आपकी UPS बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी होती है। सिर्फ ये C++ में ही एप्लीकेबल नहीं है, आप जावा में भी इन चारों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे। जहाँ जहाँ UPS का कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ इन चारों कॉन्सेप्ट्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के शब्द को यदि हम समझ जाएं तो इसके काम को समझना बहुत आसान है। सबसे पहला शब्द एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि उठाना, एब्स्ट्रैक्ट कर लेना, खींच लेना, जो भी चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्शन। इसके लिए मैं आपको एक जनरल लाइफ का एग्जाम्पल ऐसे देती हूँ कि आप लोग स्टूडेंट हो तो मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पेन हैं, 10 आपके पास पेन है और आपको कुछ काम करना है। तो उन 10 पेन में से आप कौन सा पेन उठाते हो जो सबसे अच्छा चलता है? मान लीजिए आपको कोई फॉर्म भरना है या कोई बहुत इम्पॉर्टेंट काम करना है, आप क्या करोगे? जल्दी से वो पेन उठाओगे जो सबसे अच्छा चलेगा, मतलब उसकी इंक अच्छे से चलेगी, कलर अच्छा है, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो आप उस चीज़ को तुरंत उठा लेंगे और फिर उससे वो काम करने लग जाएंगे। तो क्या किया ये आपने? एब्स्ट्रैक्ट ही तो करा। उन 10 पेनों में से सबसे बेस्ट जो पेन था उसको उठा लिया और आप काम करने लग गए। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। यही कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन का है। अब इसको C++ या प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से जोड़कर बता रही हूँ मैं। अभी तो मैंने एक जनरल लाइफ का एग्जाम्पल दिया कि बहुत सारी चीज़ों में से अच्छी चीज़ को उठा लेना या ज़रूरत की चीज़ को उठा लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे? C++ के आधार पर या प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के आधार पर जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो जो काम हमें करना है उसके लिए, क्योंकि हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें, सिर्फ एक ही काम थोड़े होगा। कैलकुलेटर काम में लेते हो तो क्या सिर्फ प्लस ही प्लस करते हो क्या? नहीं, उसमें प्लस भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है। तो पूरा कैलकुलेटर है या नहीं है? लेकिन जब आपको किन्हीं 2 नंबरों को सम करना है तो सिर्फ आप प्लस ऑपरेटर काम में लेते हो। वही बात यहाँ पर भी है, ठीक है। तो जब हम कोई बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस ऐड करेंगे। जैसे एक मेन फंक्शन की बात करी थी, ऐसे और भी बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हम बनाएंगे। उन फंक्शंस में से वो फंक्शन हम सबसे पहले उठाते हैं जो हमें अभी ज़रूरत है। फंक्शन सारे ही काम के हैं, सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, सबकी हमें ज़रूरत पड़ेगी,
क्योंकि दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन हमने अभी किसको पिक कर लिया, जो काम हमें करना है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर है आप लोगों को बात? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है बहुत ज़रूरी जो काम हमें करना है उसको सबसे पहले पिक कर लेना, निकाल लेना, एब्स्ट्रैक्ट कर लेना। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। प्रैक्टिकली अपन इसको करके देखेंगे अभी, ठीक है, कि एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्रामिंग हमने करी, एक प्रोग्राम बनाया, बहुत सारे उसमें फंक्शंस डिक्लेयर करे, क्लासेस बनाई और उस क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से हमने पर्टिकुलर फंक्शंस को एक्सेस करा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका एब्स्ट्रैक्शन कहलाएगा। क्लियर? दूसरा है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन का जस्ट रिवर्स होता है। एब्स्ट्रैक्शन में क्या किया, 10 पेन में से जो सबसे अच्छा पेन था उसको उठा लिया और काम करने लग गए। इसका जस्ट अपोजिट क्या है, आपको काम करना है, 10 पेन आपके पास हैं, अब आप क्या करो, उसमें से वो पेन हटाओ जो बेकार चलता है, बिल्कुल अच्छा नहीं चलता, इंक उसकी रुक जाती है या पुराना हो गया, तो आपने उसको हटा दिया, 10 में से 9 रह गए, फिर और हटा दिए, फिर और हटा दिए। तो जो हटाते जा रहे हो वो सारा कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज़ एनकैप्सुलेशन। लास्ट में बचेगा कौन सा, जो सबसे अच्छा था वही बचेगा, ठीक है। तो एक तरीके से एब्स्ट्रैक्शन में तो सबसे पहला जो सबसे अच्छा था वो उठाया, और एनकैप्सुलेशन में जो फंक्शंस या जो पेन काम के नहीं थे उनको हटाते चले गए, बचा क्या, जो सबसे अच्छा था, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट ही क्या कहलाता है, एनकैप्सुलेशन। यानी कि जो चीज़ हमारे अभी काम की नहीं है पर वो हमारे सिस्टम का पार्ट है उसको हाइड कर देना, इट इज़ कॉल्ड एनकैप्सुलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा, फाइन। फिर है पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसको वापस से अपन उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या पेन सिर्फ आप ही काम में लोगे, आपकी सिस्टर ने मांगा पेन कि मुझे पेन का काम करने के लिए देना ना, तो आपने उनको पेन दे दिया, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद आपकी मदर ने मांग लिया, फिर फादर ने मांग, तो एक ही पेन को कितने जनों ने एक साथ काम में ले लिया, कई सारे जनों ने। आपने तो उसको मैथ्स में काम में लिया था, हो सकता है सिस्टर ने उसको इंग्लिश का कुछ लिखने के लिए काम में ले लिया, मम्मी ने कोई हिसाब किताब बनाने के लिए काम में ले लिया। तो एक ही पेन ने कितने सारे काम कर दिए, नहीं कर दिए, ठीक है। कि एक तो अलग अलग हाथों में भी चला गया और अलग अलग काम भी सारे कर दिए, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसको हम प्रोग्राम के साथ या आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कैसे जोड़ेंगे, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें जितने भी हम फंक्शंस बनाते हैं तो वो फंक्शंस अपने साथ और फंक्शनों को जोड़कर या अलग अलग जगह पर यूज़ जब हम करते हैं तो वो अपनी उस क्वालिटी के आधार पर वर्क करता है, ठीक है। अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फंक्शन वर्क करेगा, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि आप एक बार बना दो और मल्टीपल टाइम उसको यूज़ कर लो, जब भी उसकी ज़रूरत पड़े आप उसको यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका कहलाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। और लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक के बाद दूसरे में आती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग के दादाजी या आपकी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके कुछ गुण आपके अंदर आए, पेरेंट्स के अंदर आए, फिर उनके कुछ गुण आपके अंदर आए, आपके कुछ गुण आपके चाइल्ड के अंदर जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट तो इनहेरिटेंस का कहलाता है ना, इसे ही बोलते हैं इनहेरिटेंस। यानी कि क्वालिटीज़ जो हैं, प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक के बाद दूसरे में जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम यदि उप्स के आधार पर या प्रोग्रामिंग के आधार पर समझेंगे तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जब हम
कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई प्रोग्राम बना रहे हैं C++ के अंदर, तो उसमें हम अलग अलग क्लास बनाएंगे, अलग अलग उसके अंदर फंक्शंस डिफाइन करेंगे, तो कोई क्लास इनहेरिट कर दूसरी क्लास में काम आए। जैसे बेस क्लास को हम चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस क्लास और चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें इनहेरिटेंस के अंदर सीखने को मिलेगा, यानी कि एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में भी काम आए, बार बार बनाना नहीं पड़े, सिंपल हम उसको एक्सेस कर देख सकें और उसकी प्रॉपर्टीज़ को काम में ले सकें। तो गाइज़, आपने यहाँ देखा मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट समझाए हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्शन, इम्पॉर्टेंट थिंग्स को एब्स्ट्रैक्ट कर लेना। एनकैप्सुलेशन, अनवांटेड थिंग्स को हाइड कर देना। पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल थिंग को मल्टीपल टाइम या मल्टीपल फेजेस में यूज़ करना। और इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टीज़ को अदर दूसरे एरियाज़ में भी एक्सेस करना। तो ये चारों कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए और उसको आसान तरीके से समझने की तरीके भी समझा दिए। ये चारों ही कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं। यदि हम इनको समझ जाते हैं तो C++ की आगे प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान होता है। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोग एक्सीड इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ें और C++ और जितने भी कोर्स एक्सीड प्रोवाइड कर रहा है उनको, उस फैसिलिटी को अवेल करें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच।